हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की हम स्टडी करने वाले हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो हमने बात की थी सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये उसी टॉपिक से रिलेटेड में है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाकर उसको देख सकते हैं, जिससे आपको आज का टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का स्टेटमेंट देखते हैं। A square matrix A is said to be diagonalizable if there exists a non-singular invertible matrix P such that B equals to P inverse A P, where B is the diagonal मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का स्टेटमेंट होता है, जो क्या कहता है हमें कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है जिसमें रोज और कॉलम्स दोनों ही इक्वल हो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल। हम स्क्वायर मैट्रिक्स ए को डायगोनलाइजेबल तब बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास में वो होते हैं जिनका क्या होता है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है मतलब कि उसका हमारे पास में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख भी लेते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। ठीक है, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो के बराबर में आ रहा है। ठीक है, so now a square matrix A is said to be diagonalizable if there exists a non-singular matrix P such that our D equals to P inverse AP। ठीक है, ये हमारे पास में इसका स्टेटमेंट होता है कि D equals to P inverse AP। A हमारे पास में हमारा गिवन मैट्रिक्स होता है, P हमारे पास में क्या होता है, एक नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है, और D जहां पर D हमारे पास में क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ऑल diagonal elements are नॉन जीरो। ठीक है, जिसमें हमारे पास में डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है ना वो सिर्फ नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में ई बी सी बाकी के जितने भी होते हैं वो सब क्या होता है, जीरो होता है, उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हमने जब इसको सॉल्व करा, ये क्या हमारे पास में ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो अगर हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिल रहा है, इस तरह का अगर डायगोनल मैट्रिक्स मिल रहा है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन जीरो हो, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ए है वो क्या है, डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर है? जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिल रहा है तो हम कहेंगे कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर है? आयो समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लो। हमने जो लास्ट वीडियो में हमारा सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करा था वो क्या था,
सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें हमने देखा था V इक्वल्स टू P इनवर्स AP, ठीक है, ये हमने देखा था B इक्वल्स टू P इनवर्स AP। हमने क्या करा था, जो हमारा B मैट्रिक्स था और जो हमारे पास में A मैट्रिक्स था, इन दोनों का हमने सिमिलर प्रूव करा था, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होते हैं, सिमिलर होते थे, हमने वहां पर ये प्रूव करा था। तो वहां पर हमें क्वेश्चंस में क्या गिवन था, क्वेश्चंस में हमें दो मैट्रिक्स दिए होते थे, या तो हमें वहां पर A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दिया होता था और हमें B मैट्रिक्स को फाइंड करना होता था, ठीक है, या हमें A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दिया होता था, हमें B मैट्रिक्स को फाइंड करना होता था, ठीक, क्लियर। इस तरह के हमने वहां पर दो क्वेश्चंस को देखा था। यहाँ पर डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास में सिर्फ एक ही मैट्रिक्स दिया होगा, ओनली एक मैट्रिक्स दिया होगा, और उस मैट्रिक्स को हमें क्या करना होगा, डायगोनलाइजेबल प्रूव करना है। और डायगोनलाइजेशन प्रूव करने के साथ साथ हमें वहां पर डायगोनल मैट्रिक्स और हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दोनों को ही फाइंड करना है, ठीक है। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हमारे पास में एक मैट्रिक्स हमें दिया होगा और उस मैट्रिक्स को हमें डायगोनलाइजेशन प्रूव करने के साथ साथ हमारा डायगोनल मैट्रिक्स और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है। आई होप समझ में आ गया हमको यहाँ पर करना क्या है। अब इसको हम कैसे डायगोनलाइजेशन प्रूव करते हैं, कैसे हम डायगोनल मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दोनों ही मैट्रिक्स को फाइंड करना है, तो हम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले उनके स्टेप्स को सीखेंगे, देन स्टेप्स सीखने के बाद में हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम उनके स्टेप्स देख लेते हैं। पहले सबसे पहले जो हमें करना होता है, जो हमारा मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है उसको हमें लिखते हैं मैट्रिक्स ए, ठीक है, जो हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा। देन सेकेंडली हमें क्या करना है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमें ये वाले मैट्रिक्स की क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करना है। वो क्या होती है हमारे पास में, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, इसकी मदद से हमारी इक्वेशन को फाइंड करते हैं। थर्ड स्टेप क्या होती है हमारे पास में, फाइंड आइगन वैल्यूज, ठीक है। इक्वेशन फाइंड करने के बाद में हम लैम्डा की वैल्यूज को फाइंड करते हैं जिसको हम आइगन वैल्यूज कहते हैं। फोर्थ, फाइंड आइगन वेक्टर्स, जो भी हमारे पास आइगन वैल्यूज आई है उनके हम आइगन वेक्टर्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको पता है कि हम यहाँ तक हमारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये मैंने जब आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स वाली वीडियो पढ़ाया था उसमें इसको सब कवर करा था, ठीक है। आई होप आपको इतना पता है कि हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं, कैसे आइगन वेक्टर्स को निकालते हैं, ठीक है। इसको हमने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स वाली वीडियो में और कैले हैमिल्टन थ्योरम जब पढ़ा था उसमें बहुत अच्छे से इसको सीखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आकर उसको देख सकते हैं ना। इतना करने के बाद हमें आगे क्या करना है, नाउ फिफ्थ स्टेप इज मैट्रिक्स पी, ठीक है। आइगन वेक्टर्स जो हमें मिल जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे मैट्रिक्स पी बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं, देखो, जो भी हमारे पास में आइगन वेक्टर्स हमें आए होते हैं उन आइगन वेक्टर्स को हम कॉलम के फॉर्म में लिखकर हमारे मैट्रिक्स पी को बनाते हैं। यहाँ पर लिख भी लेते हैं, ठीक है। पी मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ आइगन वेक्टर्स इन कॉलम, ठीक है। जो भी यहाँ पर हमारे पास आइगन वेक्टर्स निकल कर आते हैं उनको हम कॉलम में लिख देते हैं तो हमें हमारा मैट्रिक्स पी मिल जाता है, ठीक है। पी हमारे पास में क्या होता है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना। अब हमें ये क्या मिल गया, पी मैट्रिक्स मिल गया। देन अब उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब हमें पी मैट्रिक्स मिल जाएगा तो हम उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा देन इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब हमारा P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने डिटरमिनेंट को चेक कर लिया, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है मतलब कि हमें हमारा P इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी हो जाएगा। देन ये जब हमारे पास में एग्जिस्ट करेगा तो सेवंथ स्टेप में हम क्या करेंगे,
इनवर्स। फिर हम पी इनवर्स को फाइंड करेंगे। अब पी इनवर्स को कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो में बहुत अच्छे से इसको समझाया है कि हम शॉर्टकट से हमारे पी इनवर्स को कैसे फाइंड करते हैं 2x2 और 3x3 दोनों के लिए। तो उसी मेथड को हम यूज कर हमारे पी से पी इनवर्स को फाइंड कर लेंगे। पी इनवर्स को फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, एक स्टेप में सॉल्व पी इनवर्स ए पी। ठीक है, पी इनवर्स ए पी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही अभी हमने यहाँ पर देखा था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास में 9th स्टेप में क्या होगा, वी विल गेट अ डायगोनल मैट्रिक्स डी। ठीक है, जो कि हमें क्या मिलेगा, ए बी सी 0 0 0 0 0 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा डायगोनल मैट्रिक्स जी हमें निकल कर आ जाएगा। अब जब डायगोनल मैट्रिक्स हमें ये मिल जाएगा, देन हेंस A is a डायगोनलाइजेबल। ठीक है, ए क्या होगा, हमारा डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको ये सारी स्टेप समझ में आई होगी। बाकी तो हमारी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स ए है उसको हम लिखेंगे, उससे हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाएंगे, देन हम आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। आइगन वेक्टर्स वैल्यूज को फाइंड करने के बाद में हम क्या करेंगे, हमारे करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को फाइंड करेंगे। उसको क्या करेंगे, फिर जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स आएंगे उनको हम कॉलम के फॉर्म में लिखकर हमारा पी मैट्रिक्स बना लेंगे। पी मैट्रिक्स से हम हमारे डिटरमिनेंट को चेक करेंगे, फिर हमारे इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, इनवर्स को फाइंड करने के बाद हम पी इनवर्स एपी को सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा डायगोनल मैट्रिक्स डी मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा जो मैट्रिक्स आ रहा है अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो हेंस अवर जो ए मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब हमारे एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले अब यहाँ पर आपको कुछ और बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या होती हैं, देखिए अभी हमने यहाँ पर स्टेप्स को देखा, वहां पर हमारे पास में थर्ड स्टेप क्या थी, आइगन वैल्यूज फाइंड करने की। ठीक है, थर्ड स्टेप हमने देखी थी फाइंड करने की आइगन वैल्यूज। याद कीजिए जब हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स वाले कंसेप्ट को स्टडी करा था तो वहां पर हमने दो टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करा था। कौन कौन से दो टाइप्स थे, देखो या तो यहाँ पर हमारे पास में डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे। ठीक है, वहां पर हमने दो टाइप से क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमने क्या कर रहा था कि हमारे आइगन वैल्यूज जो आ रहे थे वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे। ठीक है, और एक हमने टाइप देखा था जिसमें हमारे पास में रिपीटेड आइगन वैल्यूज आ रहे थे। ठीक है, ये दो टाइप्स है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो या फिर रिपीटेड आइगन वैल्यूज हो। तो जब भी यहाँ पर अगर आपके पास जब आपने सॉल्व करो आपके जो आइगन वैल्यूज आ रहे हैं अगर वो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होते हैं तो आप वहां पर डायरेक्टली लिख सकते हो कि मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, क्योंकि जब भी आपके पास में अलग अलग आइगन वैल्यूज आते हैं तो ऑलवेज अवर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर रिपीट आइगन वैल्यूज होते हैं तो फिर उससे हमें चेक करना होता है, उसके लिए कुछ दूसरा कंसेप्ट होता है, उसको हम देखते हैं। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। देखो सपोज हमने जब हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करा और हमारी जो आइगन वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास हमारी आइगन वैल्यूज आ गई। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगोनलाइजेबल है। तो यहाँ पर एक चीज और कि जब भी आपका जो मैट्रिक्स है अगर वो डायगोनलाइजेबल होगा तो उसका डायगोनल मैट्रिक्स आता है ना वो क्या आता है, जो भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो हमेशा जो आपके आइगन वैल्यूज आए हैं ना वही आपके डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स आएगा वो यही आएगा 1 0 0 0 2 0 और 0 0। आप यहाँ पर जब आपके आइगन वैल्यूज आ जाए तो आपको अगर डायगोनल मैट्रिक्स लिखना हो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हो। जो भी आपके आइगन वैल्यूज होते हैं वही आपके डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करना है और साथ साथ आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी फाइंड करना है तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हो तो अगर आप आइगन वैल्यूज निकाल कर आप डायरेक्टली इस तरह से लिखोगे तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
ये बात होती है हमारे पास में डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज की। अब हम बात करते हैं रिपीटेड आइगन वैल्यूज की। अब उसमें क्या होता है, उसका कुछ अलग कंसेप्ट है, चलिए उसको समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 1 2, ठीक है। और यहाँ पर 1 क्या है, 1 रिपीटेड आइगन वैल्यूज होगी। अब यहाँ पर 1 अगर रिपीटेड हो जाएगा तो यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा, ठीक है। और फिर चेक करना होगा तो यहाँ पर जरूरी नहीं होता कि हमेशा डायगोनलाइजेबल आएगा, डायगोनलाइजेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब वो कैसे होता है, उसके लिए यहाँ पर हम मल्टीप्लिसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। उसका कंसेप्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास में बात आती है मल्टीप्लिसिटी की। जब भी आपके पास में इस तरह से रिपीटेड आइगन वैल्यूज आते हैं तो आप मल्टीप्लिसिटी चेक करते हो। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी भी हमारे पास में दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, एक होती है हमारे पास में एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और एक होती है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इसको हम लिखते हैं एम और इसको हम लिखते हैं जीएम। ठीक है, क्लियर है। हम इसको जब भी हमारे पास में रिपीट आइगन वैल्यूज होते हैं तो उसके लिए फिर हम मल्टीप्लिसिटी को चेक करते हैं। मल्टीप्लिसिटी हमारे पास में दो टाइप्स की होती है, एक होती है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। हमें इन दोनों को ही चेक करना होता है। अब ये दोनों होते क्या है इसको समझते हैं। जो हमारे पास में एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है वो हमें बताती है हाउ मैनी टाइम्स repeated eigenvalue is there। ठीक है, जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो हमारे आइगन वैल्यूज आए हैं उसमें जो हमारे पास में रिपीटेड आइगन वैल्यूज है वो कितनी बार आया है। जैसे यहाँ पर हमारे पास में रिपीटेड क्या है, 1 आइगन वैल्यू, ठीक है, 1 वाला हमारे पास में रिपीटेड है तो वो यहाँ पर हमारे पास में कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ पर हमारे पास में am क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यही हमारे पास में एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है कि जब भी हमारे पास में रिपीटेड आइगन वैल्यूज हो रहे हैं तो जो भी हमारे पास रिपीटेड आइगन वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी बार आया है, 2 बार आया है तो ए हमारे पास में 2 हो जाएगा। 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारे एम को फाइंड करते हैं। अब जीएम क्या होता है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स और रिपीटेड आइगन वैल्यू। ठीक है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब होता है कि जितने कितने हमारे पास में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं रिपीटेड आइगन वैल्यूज के लिए। मतलब कि देखो जब हमारे पास में लैम्डा इक्वल्स टू 1 है, इसको हम एक बार में सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमारे पास में आइगन वेक्टर्स निकल कर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। अगर इनको जब हमने सॉल्व करा और इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास में एक अगर हमें आइगन वेक्टर निकल कर आया तो जीएम की वैल्यू हमारे पास में 1 हो जाएगी। अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर हमारे जो आइगन वेक्टर है अगर वो 2 निकल कर आ रहे हैं तो हमारे पास में जीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो रिपीटेड आइगन वैल्यूज के हमारे पास में कितने आइगन वेक्टर निकल कर आ रहे हैं वो होती है हमारे पास में हमारी जीएम की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब हमने एएम और जीएम दोनों को जब फाइंड कर लिया तो इनको दोनों को फाइंड करने के बाद हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर एएम बराबर जीएम हो सकता है या एएम नॉट इक्वल्स टू जीएम होगा। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी या बराबर नहीं आएगी। तो अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आती है दैट मींस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। और अगर इन दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल आ रही है तो मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो जब भी हम इनको कंपेयर करेंगे अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा, नहीं आएगी तो वो नहीं होगा। अब ये वाला जो कंसेप्ट होता है बेसिकली वो लगता तो दोनों में ही है, बट यहाँ पर देखो जब यहाँ पर अगर आप एम और जीएम की
हमेशा AM इक्वल्स टू GM ही होगा, ठीक है, ये होगा ऑलवेज। क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास में डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट वैल्यू से कोई सी भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है, तो AM की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और सभी आइगन वैल्यूज के लिए करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी कितने होंगे? 1 1 ही होंगे। AM और GM हमेशा क्या होंगे? 1 1 होंगे। तो ये हमारे पास में क्या होता है? हमेशा बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको चेक नहीं करते, हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि हाँ हमारा मैट्रिक्स जो है वो डायगोनालाइजेबल है। लेकिन अगर रिपीटेड आइगन वैल्यूज अगर हमें आ गए, तो रिपीटेड आइगन वैल्यूज आते हैं तो हम मल्टीप्लिसिटी को चेक करेंगे, ठीक है। पहले AM निकालेंगे, रिपीटेड आइगन वैल्यूज कितने आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं, तो AM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 आ जाएगी। फिर इसके जब आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, वो कितने आ रहे हैं? आइगन वेक्टर्स 1 आएगा तो GM 1 हो जाएगा, 2 आएंगे तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। फिर इन दोनों की वैल्यूज को निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, बराबर होंगे तो डायगोनालाइजेबल होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको यहाँ पर पूरा फुल कंप्लीट थ्योरी एक्सप्लेनेशन दे दिया डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आपको जो भी आपका जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना तो आपको समझ में आया ही होगा कि हम AM और GM को कैसे फाइंड कर रहे हो, कैसे हम आपको प्रूव कर रहे हैं। स्टेप्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, वो भी आपको क्लियर हो गए। उन स्टेप्स को ही फॉलो कर हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ इनको हम सेपरेट भी कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हम सभी टाइप की एक ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हर एक टाइप का क्वेश्चंस हमें क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 2 3 2 is diagonalizable and find multiple matrix P such that P inverse AP is a diagonal मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें ये मैट्रिक्स दे रखा है, हमें इसको डायगोनालाइजेबल प्रूव करना है, और साथ ही साथ हमें क्या करना है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P को भी फाइंड करना है, सच दैट जब हम इसको सॉल्व करें तो जो हमारा मैट्रिक्स आ रहा है वो क्या आना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसको बनाते हैं, A माइनस लैम्डा I इक्वल्स टू 0, देन 1 माइनस लैम्डा 2 3 एंड 2 माइनस लैम्डा, डायगोनल एलिमेंट्स के साथ में माइनस लैम्डा करता है, देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 3 टू जा कितना हो जाएगा? 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस सबको पता है कि हम यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, देन 2, देन अब इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का लैम्डा ये हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास में लैम्डा स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 3 लैम्डा एंड दिस इज माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्लियर ना। अब हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा है तो हम इसको माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 4, ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो जाएगा? माइनस 3 लैम्डा। यहाँ से हम लैम्डा को कॉमन लेंगे तो ये लैम्डा माइनस 4 बचेगा, प्लस यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? लैम्डा माइनस 4, ठीक है, क्लियर। यहाँ से हमारे पास में लैम्डा माइनस 4 और लैम्डा प्लस 1, ये दो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 4 और माइनस का 1, ठीक है, 4 और माइनस 1 आ रही है। दोनों ही जो हमारे पास में वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है? डिस्टिंक्ट आ रही है। देयर आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। जब भी हमारे पास में डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती है मतलब AM और GM की वैल्यू क्या है? बराबर में है, ये दोनों की वैल्यूज बराबर है, मतलब हमारा जो मैट्रिक्स A है वो क्या है? डायगोनालाइजेबल है। Therefore matrix A is
डायगोनलाइजेबल। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया कि ये मैट्रिक्स हमारे पास में डायगोनलाइजेबल है। जब भी हमारे पास में डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती है हमारे पास में ऑलवेज अवर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ठीक, क्लियर नाउ। पी मैट्रिक्स को फाइंड करना। पी मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना होगा। तो चलिए अब हमारे इनको आइगन वेक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। फॉर लैम्डा इक्वल्स टू, पहले 4 के लिए कर लेते हैं। ठीक है, अब 4 के लिए करेंगे पी क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारे जो इक्वेशन होती है वो कौन सी लेते हैं, a माइनस लैम्डा आई b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास में लैम्डा की जगह पर हम 4 को रखेंगे तो 1 माइनस 4 3 2 एंड 2 माइनस 4। b की जगह पर हम हमारे वेरिएबल्स ले लेंगे और ये होगा 0 0। देन अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 3 2 एंड -2 x y 0 0। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हमारी इक्वेशन मिल जाती है। हम एक इक्वेशन को ले लेंगे जिससे कि अगर दोनों लेंगे तो दोनों हमारे पास में सेम ही बन रही हैं। तो हम एक इक्वेशन लेंगे उससे हमारी x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास है -3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 होगा। इसको उधर साइड ले जाएंगे तो ये 2y इक्वल्स टू 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 को नीचे ले आते हैं डिनोमिनेटर में, यहाँ से हम 2 को डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, x आ गया 2 और y आ गया 3। ठीक है, x हमारे पास में 2 आ गया, y हमारे पास में 3 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास में हमारा आइगन वेक्टर क्या मिल जाएगा, 2 और 3। ये हमारे पास में क्या आ गया, हमारा आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 4 के लिए हमारा आइगन वेक्टर आ गया 2 और 3। तो ये हमारे पास में पी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। हमने 4 के लिए फाइंड कर लिया, वैसे यहाँ -1 के लिए भी फाइंड करते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर -1 के लिए आइगन वेक्टर निकालते हैं। ये ना फॉर लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस -1 3 2 एंड 2 माइनस -1 x y और ये 0 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 कितना होगा, 2 3 2 एंड ये अगेन 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 कितना होगा, 3। x y इक्वल्स टू 0 0। अब इनके हम इक्वेशंस बनाएंगे, दोनों इक्वेशंस अगेन हमारे पास में सेम ही बनेगी। ठीक है, ये हो जाएगा 2x + 2y इक्वल्स टू 0। सिंपलीफाई करेंगे, 2 के साथ में डिवाइड करेंगे तो x + y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये इधर जाएगा, -y को हम इधर साइड ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 1 है, यहाँ पर हमारे पास में -1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो x के नीचे क्या आ जाएगा, -1 और y के नीचे क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो हमें हमारा आइगन वेक्टर क्या मिल जाएगा, -1 और 1। ये क्या हो गया, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए। ठीक है, मतलब ये हमारे पास ना पी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम आ गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे मैट्रिक्स को बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। चलिए अब हमारा मैट्रिक्स पी क्या होगा, नाउ पी इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम हमारे पास में ये हो जाएगा। ठीक है, 2 3 और सेकंड कॉलम हमारे पास में हो जाएगा -1 और 1। यहाँ पर एक चीज और देखो, जब भी आप इस तरह से आपका मैट्रिक्स बनाओगे पी, तो आप जो भी ऑर्डर में आपके आइगन वेक्टर्स को लिखोगे उसी ऑर्डर में आपको आपका डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब कि आपने यहाँ पर देखो 2 और 3 लिया है, तो ये काय का है हमारे पास आइगन वेक्टर, 4 का है, और ये हमारे पास में काय का है, 1 का है। आपको जो आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा ना, वो मिलेगा
0 और -1। तो ये तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पर हम इसको डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, पूरा इसको P इनवर्स AP को सॉल्व करेंगे, फिर हमारे इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, आपने इसको इस तरह से लिखा, सपोज -1 1 2 और 3, तो जो आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा ना, वो ये मिलेगा -1 0 0 और 4, इस तरह से मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? जब भी आप ऑर्डर को चेंज करोगे तो आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो चेंज हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों ही सही है। ये इसलिए बताया क्योंकि आपका जो आंसर्स है वो अलग अलग आ सकते हैं, मेरा कुछ और आ सकता है, आपको कुछ और सकता है। अगर आपने ऑर्डर चेंज करो तो आपका आंसर अलग हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? पर है दोनों ही करेक्ट, ठीक। क्लियर? हम ये वाला यूज करेंगे, तो जो भी हम आपके पहले वाले आइगन वेक्टर्स को लोगे, वही वाला आइगन वेक्टर्स का फर्स्ट आपका डायगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा। अब हमारे पास में ये P मैट्रिक्स आ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। P का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास में -3 और ये +3। ये हमारे पास में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब हमारा ये P जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, therefore P इनवर्स एग्जिस्ट। अब P इनवर्स को फाइंड करेंगे तो P इनवर्स कैसे निकलता है, P इनवर्स हम निकालते हैं, इसके लिए जो हमने शॉर्टकट देखा था प्रीवियस वीडियो में, वो क्या था, इसको जो हमारे ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये जो होते हैं एलिमेंट्स दोनों, इनके हम साइंस को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास में हमारा P इनवर्स, ठीक है। ये नहीं, P इनवर्स अभी नहीं आया, ये हमारे पास में क्या है, एडजॉइंट ऑफ A है, एडजॉइंट ऑफ P आया है। इसके साथ हम डिटरमिनेंट भी लिखते हैं, डिटरमिनेंट हमारे पास में है 5 = 1/5, ठीक है। इनवर्स का फॉर्मूला यही होता है, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A एंड एडजॉइंट ऑफ A। तो ये एडजॉइंट ऑफ A हो गया, और ये हमारे पास में 1 अपॉन डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है। क्लियर? अब ये आ गया P इनवर्स। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इसको पुट करो और हमारे आंसर को फाइंड कर लो। नाउ P इनवर्स AP, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो P इनवर्स की वैल्यू, अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा। पहले P इनवर्स निकाल लेते हैं। P इनवर्स हमारे पास में ये आ गया, इसको हम पहले लिखेंगे 1/5, देन 1/-3 1 2, E की वैल्यू हमारे पास में है 1 3 2 2, P हमारे पास में है 2 3 -1 और 1, ठीक है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/5 1 -3 1 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 2 2, ये हो जाएगा +6, ये होगा 3 2 6 एंड 3 2 अगेन 6, माइनस का 1 एंड प्लस का 2, ये हो जाएगा -3 और ये +2। मल्टीप्लिकेशन करते हुए आपको आता है कि हम इसको कैसे करते हैं ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। काम करो, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको इधर लेंगे तो ये हमारे पास में क्या होगा, देखो 1/5 1 -3 1 2, और इसको सॉल्व करेंगे, 6 + 2 हो जाएगा 8, 6 + 6 is 12, और दिस इज 1 एंड दिस इज -1। देन अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5, 8 × 1 8, एंड दिस इज +12, ये हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा +24। इसका इसके साथ करेंगे तो 1 × 1 1 एंड -1 -3 एंड -2। देन इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5, 12 + 8 कितना होगा 20, और ये कैंसिल होंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये कितना आएगा -5, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 0 0 और -1, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। थी मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास में क्या थी, आइगन वैल्यूज थी 4 और -1, वो यहाँ पर हमें मिल गई। तो दिस इज रिक्वायर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। यही हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में उन्होंने इसको प्रूफ करने को बोला था, वो हमने कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फाइंड करो, वो हमने कर लिया। डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करना था, वो भी हमने इसको फाइंड
कर लिया। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर। मैंने आपको यहाँ पर ये बताई थी कि अगर आपने यहाँ का ऑर्डर चेंज कर लिया, इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा, तो यहाँ पर आपके पास में पहले -1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर मैट्रिक्स A equals to 2 0 1 2 is डायगोनलाइजेबल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो हमारी ये मैट्रिक्स है डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। चलिए वो करते हैं। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाएंगे a माइनस लैम्डा i इक्वल्स टू 0, देन 2 माइनस लैम्डा 1 0 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, देन अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हमारे पास में 0 हो जाएगा, तो उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। देन ये हो जाएगा हमारे पास में 4, क्या करेंगे तो हो जाएगा -2 लैम्डा एंड दिस इज अगेन -2 लैम्डा एंड प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -2 लैम्डा कर लेते हैं। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हमारे पास में -4 लैम्डा आ जाएगा। यहाँ से हम लैम्डा को कॉमन लेंगे तो लैम्डा -2, देन अब यहाँ से हम -2 कॉमन लेते हैं तो लैम्डा -2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ रहा है लैम्डा -2 और लैम्डा -2। तो यहाँ से हमारे पास हमारी आइगन वैल्यूज क्या आ रही है, लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड 2। ठीक है, रिपीट आइगन वैल्यूज मिल गई। ठीक है, और रिपीट आइगन वैल्यूज होती हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है। फिर हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। वो हम कैसे करेंगे, हमारी एम और जीएम की वैल्यूज है। यहाँ पर हमारे पास में एम की वैल्यू क्या आ रही है, एम हमारे पास में 2 हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास में आइगन वैल्यू में रिपीट कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, जिससे हमारे पास में एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे आइगन वेक्टर को देखेंगे कि आइगन वेक्टर हमारे पास में क्या आ रहे हैं। हम यहाँ पर देखते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए a माइनस लैम्डा i v इक्वल्स टू 0। ना 2 को रखेंगे यहाँ पर तो 2 माइनस 2 0 1 2 माइनस 2 x और y एंड दिस इज 0 0। ना 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0, ये भी हो जाएगा 0, x y 0 0। ना अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास में 0 है, अब इसको करेंगे तो x तो हमारे पास में ये 0 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में y आ रहा है तो ये y इक्वल्स टू 0 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास में 0 हो गया, यहाँ से हमें मिल रहा है y इक्वल्स टू में क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर दोनों ही 0 0 हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को हमें लेट करना होगा, तो हम लेट x को सपोज हम t ले लेते हैं। ठीक है, हमने x को t मान लिया, तो हमारे पास में जो हमारा आइगन वेक्टर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, t और 0। ठीक है, ये हमारे पास में y की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, तो ये हमारा आएगा आइगन वेक्टर। अब यहाँ से अगर हम t को कॉमन में ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 0, तो इसलिए हमारे पास में 1 और 0, ये क्या आ गया, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2। यहाँ पर देखो हमारे पास में एक ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ रहा है। ठीक है, एक आ रहा है, आइगन वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, 2 थी, उसके लिए हमारे पास में अगर 2 आइगन वेक्टर निकल कर आते हैं तो हमारे पास में जीएम की वैल्यू कितनी हो जाती, 2 हो जाती। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ एक ही आइगन वेक्टर निकल कर आ रहा है, ये 2 आइगन वैल्यूज के लिए, इसलिए यहाँ पर हमारे पास में जीएम की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, एंड हेंस देखो हमारे पास में यहाँ पर am जो है वो नॉट इक्वल्स टू gm आ रहा है, therefore matrix A is
नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में एम और जीएम की वैल्यूज बराबर में नहीं आ रही है, इसलिए हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो नॉट डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पर हमारे पास में देखो आइगन वैल्यूज 2 आ रही थी, उसके जब हमने करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकाले तो वो भी 2 आने चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ एक ही आ रहा है। एम और जीएम की वैल्यू नॉट इक्वल आ गई, इसलिए हमारे पास में ये क्या हो गया, नॉन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। नाउ यहाँ पर हमने 2x2 के एग्जांपल्स लिए जिसमें हमने दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। जब हमारा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है और डायगोनलाइजेबल नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पर दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझ लिया है। 3x3 के मैट्रिक्स को भी देखना है कि 3x3 का जो मैट्रिक्स होता है तो वो कब डायगोनलाइजेबल होगा कब नहीं होगा, उसके भी हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके एग्जांपल्स को हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो, समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।